So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey. Today I am going to cover the unit number 2 of computer network. कंप्यूटर नेटवर्क बोले या डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बोले, दोनों सेम ही है। बस न्यूमेरिकल पोर्शन से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और डीसीएन भी सेम, दोनों सब्जेक्ट सेम है। मतलब दोनों सब्जेक्ट सेम है, इसलिए दोनों के लिए ये वीडियो है। अगर आप डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ना चाहते हैं जो कि ईसी से रिलेटेड है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहीं कंप्यूटर नेटवर्क जो है उससे वो भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो है। एक ट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 में हम फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर में हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। वहीं डेटा लिंक लेयर के बाद अगर हम बात करें तो उसमें हम फ्रेम के बारे में, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होते हैं, फ्रेमिंग क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम यूनिट नंबर 2 के वन शॉर्ट वीडियो से। तो यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक, तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें कि जब डाटा ट्रांसफ़र करता है वन डिवाइस टू अदर, इट इज़ द ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम और द कम्युनिकेशन चैनल रीच इट्स डेस्टिनेशन। दिस कम्युनिकेशन चैनल रिफर टू द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी अगर कोई डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, तो वहाँ पर हमको ट्रांसमिशन मीडियम की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन मीडियम को किसी चैनल की आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन चैनल को। यानी अगर यहाँ से इस डिवाइस से इस डिवाइस पर अगर हमको डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर कुछ चैनल होगा जिससे ये डाटा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो उसी का नाम होता है कम्युनिकेशन चैनल। यानी किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? कम्युनिकेशन चैनल की, उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। इसी जो कम्युनिकेशन चैनल है इसी को हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। अगर हम गाइडेड मीडियम की बात करें तो इसको हम बाउंडेड मीडियम भी बोलते हैं। वहीं अनगाइडेड की बात करें तो ये वायरलेस मीडिया होता है। यानी गाइडेड मीडियम मतलब वायर मीडियम की बात हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें केबल, वायर या केबल की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है। किस में रिक्वायरमेंट होती है? वायर मीडिया में। ठीक, वहीं वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो इसमें जैसे कि फ्री स्पेस पर ये काम होता है। अब वायर, अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें यानी या बाउंडेड मीडिया की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के केबल आते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम गाइडेड मीडिया को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनगाइडेड मीडिया को पढ़ेंगे। यानी ट्रांसमिशन को के दो मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया की बात करें तो तीन प्रकार से डिवाइड होते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। वहीं अनगाइडेड मीडियम में फ्री स्पेस आता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो प्रकार का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर मीडिया बोलते हैं, जो कि एक बाउंडेड मीडिया भी इसको बोला जाता है। वहीं अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्री स्पेस। वहीं गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें ना, तो देखिए गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया होता क्या है? इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड या वायर मीडिया बोलते हैं, या इसको हम बाउंडेड मीडिया बोलते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गाइडेड मीडिया को हम कनेक्शन ओरिएंटेड मीडिया भी बोल सकते हैं, या इसको वायर मीडिया भी बोलते हैं, या बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। अब क्या इसके एडवांटेज है गाइडेड मीडिया के? तो गाइडेड मीडिया का एडवांटेज ये है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है वो हाई स्पीड से यहाँ पर डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा है कि इसमें गाइडेड मीडिया जो है वो बहुत ही इजी है, इसको इंस्टॉल करना या सेटिंग अप करना या इंस्टॉल करना गाइडेड मीडिया का इजी होता है। वहीं इसकी अगर अगले एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट होता है गाइडेड मीडिया का वो रिलेटिवली कम होता है। इट इज़ द हाईली फ्लेक्सिबल एंड लाइट। ये क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल और लाइट होता है गाइडेड मीडिया। इसके लाइट होता है वेट में, ठीक है। वहीं अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बैंडविड्थ इसकी जो है वो लिमिटेड होती है या लो होती है। मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब गाइडेड मीडिया का कुछ जैसे कि जो तीन पार्ट हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, उनकी चलिए बात कर लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया में से एक क्वेश्चन आता है। ज़्यादा चांस गाइडेड मीडिया का होता है। तो गाइडेड मीडिया का हम शुरुआत करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल से।
तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर नॉर्मली कॉपर ईच विथ ओन प्लास्टिक इंसुलेटेड ट्विस्टेड टुगेदर। यानी ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो कंसिस्टेड ऑफ होता है किसका? कंडक्टर का, जो कि नॉर्मली कॉपर के बने हुए होते हैं, और इसमें एक प्लास्टिक इंसुलेटर होता है जो कि दोनों साइड से ट्विस्टेड किया जाता है। जिसमें देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल में एक वायर का इस्तेमाल हम करते हैं टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर एंड द अदर वायर इज यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस। यानी इसमें दो वायर होते हैं, एक वायर का इस्तेमाल हम सिग्नल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिसीवर तक, और दूसरे वायर का इस्तेमाल हम ग्राउंड रेफरेंस यानी उसको हम रेफरेंस ग्राउंड उसको क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं दूसरे वायर को। द रिसीवर यूज द डिफरेंस बिटवीन, और इसका रिसीवर जो है वो दोनों का डिफरेंस इस्तेमाल करता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूटीपी, एक होता है एसटीपी। यूटीपी की बात करें तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। वहीं एसटीपी की बात करें तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? जिसमें ट्रांसफ़र डेटा होता है वो 1 GB से 10 Gbps तक होते हैं। यानी जिसमें डाटा 1 GB से 10 Gbps तक ट्रांसफ़र करे, कितने मीटर पर? 100 मीटर पर। वहीं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में जो डाटा है क्या होता है? इंक्लूडिंग एडिशनल शील्ड टू एक्सटेंड द सिक्योरिटी एंड इंक्रीज द ट्रांसफ़र डाटा। यानी ये क्या करता है? ये एक्सटर्नल शील्ड प्रोवाइड करता है। कौन? एसटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी इंक्लूडिंग द एडिशनल शील्ड दैट एक्सटेंड डाटा सिक्योरिटी, जो डाटा की सिक्योरिटी को एनहेंस करे और इंक्रीज करे डाटा के ट्रांसफ़र स्पीड को, वो है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसमें कितना रेंज तक होता है, तब इसकी चलिए बात करते हैं। तो देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसका कॉमनली यूज, देखिए जैसे कि यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल आएगा तो यूटीपी और एसटीपी के बारे में आप बता देंगे कि क्या होते हैं ना। जैसे यूटीपी बताएंगे क्या होता है कि इसमें अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल करते हैं, और इसमें डाटा जो होता है वो 1 GB से 10 Gbps 100 मीटर तक रेंज पर क्या करता है? 100 मीटर के रेंज पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। वहीं अगर हम अनशिल्डेड की बात करें तो अनशिल्डेड में क्या करता है? बचाता है। यानी ये क्या करता है? इसके पास एडिशनल शील्ड होती है डेट एनहेंस डाटा जो डाटा की सिक्योरिटी को एनहेंस करे और इंक्रीज करे डाटा के ट्रांसफ़र स्पीड को, वो होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आप अगर ट्विस्टेड पेयर केबल आएगा तो दो इनके बारे में भी ज़रूर बताएंगे, यूटीपी और एसटीपी के बारे में, ठीक है। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कॉस्ट इफिशिएंट ट्रांसमिशन मीडियम कंपेयर टू कोएक्सियल एंड द ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम कॉस्ट इफिशिएंट के लिए करते हैं, यानी इसमें जो कॉस्ट होता है वो कम लगता है ट्रांसमिशन मीडिया का, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल एंड द ऑप्टिकल फाइबर केबल। However, this cable is the data transfer is limited distance of to no more than 100 to 150 में, यानी इसमें डिस्टेंस कम होता है, 100 से 150 मीटर तक ही ये डाटा का ट्रांसमिट कर सकता है। यानी इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन रेट है वो लिमिटेड है। और ये ट्विस्टेड पेयर केबल का यहाँ पर देख सकते हैं कि यही डायग्राम है ट्विस्टेड पेयर केबल का। अब हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। देखिए कोएक्सियल केबल क्या है। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल इज द मेड ऑफ द कॉपर वायर, एक कॉपर वायर का बने होते हैं। इट वाज द इंसुलेटर ऑन द टॉप ऑफ द कॉपर वायर एंड अबव द देयर इज द कॉपर मेश। यानी इसके ऊपर क्या होता है? कॉपर वायर के अबव जो होता है एक प्रकार का कॉपर मेश होता है जो कि ब्रास का बना होता है। ब्रास क्या है? एक प्रकार का एलॉय है। उसी तरह इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन रेंज है केबल का वो 185 मीटर है। यानी इसमें थोड़ा सा डाटा का ट्रांसफ़र रेट ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा है। कितना है? 185 मीटर। अब इसका डायग्राम देखते हैं कोएक्सियल केबल का। तो यहाँ पर आप कोएक्सियल केबल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोएक्सियल केबल आप देखिए, ये जो ऊपर नीचे वाला डायग्राम यही है। ये देखिए कॉपर है, वायर है, इसके ऊपर हमने इंसुलेटर का मटेरियल बना दिया है और इसके ऊपर बाउंडेड आउटर कंडक्टर बना दिया है और यहाँ पर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग बना लिया है। तो ये डायग्राम आएगा तो यही बनाएंगे।
तो अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल को इंस्टॉल करना इजी होता है बट क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है, रिलेटिवली फ्लेजाइल, मेकिंग द मोर प्रोब्स एंड बैकेज। यानी कोएक्सियल को इंस्टॉल करना इजी होता है क्योंकि ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि बनाना इसमें डिफ़िकल्टी मानी जाती है बनाने में। इसको इंस्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन बनाने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर वायर, उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल, उसके ऊपर बेंड आउटर कंडक्टर है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। तो इस तरह से इसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं कोएक्सियल केबल का? तो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं केबल में, टीवी में, एनालॉग टीवी नेटवर्क में और सीसीटीवी एप्लीकेशन में। देखिए, जनरली 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सियल आर कॉमनली है। 2 तरह के ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं। उनका नाम क्या है? 50 ओम्स केबल्स विच आर यूज्ड टू डिजिटल ट्रांसमिशन। देखिए, 2 प्रकार के कोएक्सियल केबल भी होते हैं। एक होता है 50 ओम का केबल या 50 ओम केबल विच आर यूज्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन। वहीं 17 ओम केबल विच आर यूज्ड फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। यानी 50 ओम का केबल जो है ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल, उसका इस्तेमाल हम डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। वहीं 17 ओम के केबल का इस्तेमाल हम एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। कुछ कैटेगरी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि RG 59 है, 70 ओम का है, जो कि केबल टीवी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर RG 58 है, थिन इथरनेट में किया जाता है। वहीं RG 11 जो कि 50 ओम का है, ये थिक इथरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वेरियस टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल भी होते हैं, लेकिन 2 केबल जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 ओम का केबल जिसका इस्तेमाल हम डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। वहीं 17 ओम का केबल का इस्तेमाल हम एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। और इसका डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर RG का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते थे यहाँ पर RG लिखा था, RG ना, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर वही बताया गया है कि RG मतलब रेडियो गवर्नमेंट। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं कि कोएक्सियल केबल आर हैवली, इसकी वेट जो है वो हैवी होता है कंपेयर टू अदर केबल। दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, जैसे कि कॉपर के ऊपर, फिर उसके ऊपर सील्डिंग, फिर सील्डिंग, यानी 2-3 सील्डिंग हो जाती है, जिस कारण से ये ज़्यादा महंगे होते हैं। कौन? कोएक्सियल केबल। अब हमारा आखिरी है जो कि है आपका गाइडेड मीडिया का टॉपिक, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल तो आप फैमिलियर होंगे, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन होता है। तो वही अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द फास्ट डेटा ट्रांसफर मीडियम इज मेड फ्रॉम द प्योर सिलिकॉन ग्लास। यानी जहाँ पर डेटा ट्रांसफरिंग रेट बहुत ही फास्ट हो, वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल इज द एडवांस ट्रांसमिशन मीडियम एंड यूज फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जब रे ऑफ लाइट कहाँ से डेंसर से रेयर जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फ्रॉम, ये लिख लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यानी जब लाइट डेंसर से रेयर जाए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कोर का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्लैडिंग से, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लेस करेगा। इसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो मेंटेनेंस और कटिंग जो है, ये इसका क्या हो गया? एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप अपने से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं तो इसको काटना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही महंगा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अनगाइडेड मीडिया मतलब जहाँ पर कोई भी केबल की आवश्यकता ना हो। ठीक, तो अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडियम इन विच नो केबल
or wire is used for connection between two devices, meaning data is sent wirelessly from one device to another is called unguided or wireless media। यानी अनगाइडेड मीडिया का मतलब होगा कि जहाँ पर कोई भी केबल की आवश्यकता ना हो, केबल या वायर की आवश्यकता ना हो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए, उसका नाम होता है अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं या वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। तो देखिए, अनगाइडेड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एनर्जी इजली फ्लो थ्रू द मीडियम ऑफ एयर। ये एयर में क्या होती है, यानी फ्री स्पेस पे ये ट्रेवल करती है अनगाइडेड मीडिया। सिग्नल कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग, इससे डाटा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा को ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर होता है अनगाइडेड मीडिया में, लेकिन इसमें सिक्योरिटी लेस होती है, लेस सिक्योर होता है। अब अनगाइडेड मीडिया क्या कितने प्रकार में डिवाइड होते हैं, तो 3 प्रकार में, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और एक होता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन क्या है, रेडियो वेव अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, जो कि अनगाइडेड मीडिया का क्या है, एक पार्ट है। ये 3 पार्ट में अनगाइडेड मीडिया डिवाइड होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो हम पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन की बात करें तो जो जनरली जनरेटिंग द यूजिंग रेडियो सिग्नल इज वेरी इजी, रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, रेडियो सिग्नल को जनरेट करना बहुत ही ईजी होता है। क्यों? क्योंकि जो रेडियो वेव होते हैं आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर ट्रांसमिट ऑफ आल्सो ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि जो रेडियो वेव होते हैं और वो ट्रांसमिट क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं ऑल डायरेक्शन इन द फ्री स्पेस। अब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ तक होता है, तो 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, अगर हम रेडियो ट्रांसमिशन की बात करें। अब यहाँ पर सिग्नल कहाँ इस्तेमाल होते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन, तो सिग्नल और द ऑफ दिस टाइप्स आर यूज इन रेडियो एंड वायरलेस फ़ोन। वायरलेस और रेडियो फ़ोन में हम रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रकार का अनगाइडेड मीडिया है। उसी तरह हम दूसरे टॉपिक जैसे कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है, जो कि अनगाइडेड मीडिया है, उसकी बात चलिए कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या है, दिस टाइप ऑफ सिग्नल यूज इन द मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड द टीवी नेटवर्क। यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हम मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन और टीवी नेटवर्क में करते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल इज अप टू 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। यानी इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक माइक्रोवेव का कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव अनगाइडेड ट्रांसमिशन का रेंज होता है। उसी तरह तीसरे की बात करें, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, अनगाइडेड ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या है, इंफ्रारेड वेव क्या है, इंफ्रारेड वेव आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बट द सिग्नल इज हिडन इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द डिवाइस। यानी देखिए, इंफ्रारेड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लेकिन इस सिग्नल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ जाती है 2 डिवाइस के बीच में, तो वहाँ पर हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, तो 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेगाहर्ट्ज़ तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इंफ्रारेड वेव का। और इसका इस्तेमाल हम टीवी के रिमोट में, वायरलेस माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर में करते हैं। किसका, इंफ्रारेड वेव का। यानी इसका इस्तेमाल हम टीवी के रिमोट में, वायरलेस माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर में करते हैं। अब हम चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डेटा लिंक लेयर के बारे में। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, तो देखिए, डेटा लिंक लेयर नीड टू पैक बिट इनटू द फ्रेम। डेटा लिंक लेयर में हम जो बिट होते हैं उसको हमको फ्रेम में पैक करना रहता है। सो देयर नीड टू बी फ्रेम इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। यानी देखिए, फ्रेमिंग यूज ही क्यों होता है, तो फ्रेमिंग इसलिए यूज होता है कि अगर किसी एक डेटा में, जैसे कि किसी एक डेटा को आप क्या करते हैं, फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। यानी डेटा लिंक लेयर नीड टू पैक बिट इनटू फ्रेम। डेटा लिंक लेयर को आवश्यकता होती है बिट को पैक करना फ्रेम में। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेम को हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम दूसरे डेटा को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कौन सा डेटा को हमने सेंड किया। जैसे कि किसी डेटा को सेंड किया, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फ्रेम होगा कि ये इस फ्रेम से लिया जा रहा है, इसीलिए हम फ्रेमिंग करते हैं। डेटा क्यों,
डिस्टिंक्ट करना, डिफरेंशिएट कर पाना, यानी जिसमें हम बता पाएँ कि ये डेटा कहाँ से आया है, इसीलिए हम फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्रेमिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम डिस्टिंक्ट कर पाएँ एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से, तो वहाँ पर हम फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 प्रकार के फ्रेमिंग होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेमिंग का जो डिफिनीशन है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवर पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिस ए टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। द सिंपल एक्ट ऑफ इंसर्टिंग ए लेटर इनटू द एनवलप सेपरेट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर, दैट एनवलप सर्व ए डिलिमिटर। यानी देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पोस्टल सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का ही प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लेते हैं जिसमें एक इन्वेलप को सेपरेट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फ्रॉम द अनदर इन्वेलप सर्व ए डिलिमिटर, जिसको दूसरा कोई न पढ़ पावे। यानी फ्रेमिंग मतलब यह होता है कि हम किसी भी डेटा को ऐसा भेजते हैं जिससे कोई दूसरा जैसे कि ना यूज कर पाए। यानी हम एक डेटा को दूसरे डेटा से डिस्टिंक्ट करने के लिए ही फ्रेमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी फ्रेमिंग का इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या करना है कि 2 डिफरेंट डेटा को हम डिस्टिंक्ट कर पाएँ, तो वहाँ पर हम फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक डेटा को सेंड करते हैं तो बताना पड़ेगा कि किस डेटा का है, जैसे कि पहले डेटा का है। उसी तरह अगर हमको दूसरे डेटा को सेंड करना है तो वहाँ पर 2 लिखेंगे तो वो दूसरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक पॉइंट या एक नंबर वहाँ पर उसमें ऐड करना, वही है फ्रेमिंग। तो 2 प्रकार की फ्रेमिंग होती है। पहला है फिक्स्ड साइट फ्रेमिंग। फिक्स्ड साइट फ्रेमिंग की बात करें तो फिक्स्ड साइट फ्रेमिंग क्या है, इन ए फिक्स्ड साइट फ्रेमिंग देयर इज नो नीड फॉर डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ फ्रेम। यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है बाउंड्री ऑफ फ्रेम को डिफाइन करने की। किस पर, फिक्स्ड साइट फ्रेम में। द साइज इटसेल्फ कैन बी यूज फॉर डिलिमिटर। यहाँ पर जो साइज होता है वो इस्तेमाल किया जाता है डिलिमिटर द्वारा, ठीक। वहीं वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या होता है, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में वी नीड ए वे टू डिफाइन द एंड ऑफ फ्रेम एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। यानी इसमें हमको डिफाइन करना पड़ता है क्या, कि कब वो स्टार्ट हुआ, कब वो ख़त्म हुआ और वो कब स्टार्ट हुआ। यानी द वेरिएबल साइज फ्रेमिंग वी नीड टू वे टू डिफाइन, हमको आवश्यकता होती है वे ऑफ डिफाइनिंग द एंड ऑफ फ्रेम, कौन एंड है फ्रेम का और कौन बिगनिंग है फ्रेम का, वह वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में। 2 अप्रोच वर्स यूज फॉर दिस पर्पस। इसके लिए 2 अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। पहला अप्रोच है एक करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, यानी वेरिएबल फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग दो अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, एक है करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और एक है बिट ओरिएंटेड अप्रोच। किसमें, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में। जैसे कि एफ फ्रेम जो होता है उसका नाम होता है एफ फ्रेम इज द करेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यानी जो एफ फ्रेम होता है वो करेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैग, हेडर, टेलर फ्लैग, यानी ये जो फ्लैग ऐड किया गया यही क्या है, एफ फ्रेम को रिप्रेजेंट किया गया। तो एफ फ्रेम क्या है, एक प्रकार का करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये बात आप हमेशा नोट करेंगे, एक प्रकार की वेरिएबल साइज फ्रेमिंग की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब देखिए ए फ्रेम इज द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्या है, कोई फ्रेम जो होता है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 1 1 1 1 1 यहाँ पर हेडर लगा दिया गया, फिर यहाँ पर टेलर लगा दिया गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर फ्लैग है, यहाँ पर हेडर, यहाँ पर कुछ डेटा फ्रॉम अपर लेयर वेरिएबल नंबर ऑफ बिट जो है, फिर यहाँ पर हमने टेलर लगा दिया, फिर हमको यानी सेंडर से रिसीवर पर हमको मिल गया, ठीक। तो ये क्या है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यानी यहाँ पर सब देखिए बिट लिखे 0 1 0 1, तो ये क्या है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो आपको फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी कि फ्रेमिंग क्या होती है। 2 प्रकार की फ्रेमिंग होती है, एक होता है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग। फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग क्या होता है, तो जहाँ पर कोई भी बाउंड्री कंडीशन डिफाइन ना हो फ्रेम में। वहीं वेरिएबल साइज
फ्रेमिंग में हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिफाइन करना होता है एंड ऑफ फ्रेम एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ फ्रेम को डिटरमाइन करना होता है। और ये दो अप्रोच होते हैं, इसमें एक होता है करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और एक होता है बिट ओरिएंटेड अप्रोच। करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो जो एफ फ्रेम होते हैं वो करेक्टेड ओरिएंटेड क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, करेक्टेड ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं। वहीं ए फ्रेम जो होता है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। बिट ओरिएंटेड मतलब जहाँ पर 0 और 1 स्टार्ट हो। अब हम बात करते हैं बाइट्स स्ट्रफिंग क्या होता है। तो बाइट स्ट्रफिंग मतलब जब हम ऐड करते हैं 1 एक्स्ट्रा बिट व्हेनेवर देयर इज अ फ्लैग और एस्केप करेक्टर इन द नेक्स्ट, यानी एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना ही बाइट स्ट्रफिंग कहलाता है। यानी किसी एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना ही बाइट स्ट्रफिंग कहलाता है। कब एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, जब हमारे पास फ्लैग हो या एस्केप करेक्टर हो टेक्स्ट में, तब वहाँ पर हम एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो एंड एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या होते हैं एंड एरर कंट्रोल क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर आर द फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। यानी डेटा लिंक का क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि डेटा को लिंक में फ्लो कंट्रोल करना और एरर कंट्रोल करना। कन्वर्सली दीज फंक्शन आर नोन एज डेटा लिंक कंट्रोल। इसी का नाम होता है डेटा लिंक कंट्रोल। अब दो प्रकार के डेटा लिंक कंट्रोल होते हैं, एक होता है फ्लो कंट्रोल, एक होता है एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल मतलब फ्लो कंट्रोल रिफर टू द सेट ऑफ प्रोसीजर यूज टू रिट्रीव द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट। यानी फ्लो कंट्रोल वो है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जहाँ पर जो रिट्रीवल है वो क्या करता है, यूज टू रिट्रीव द अमाउंट ऑफ डेटा, क्या करता है, यूज करता है अमाउंट ऑफ डाटा का दैट द सेंडर कैन, जो कि सेंडर सेंड करता है बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, जो कि एक्नॉलेजमेंट के पहले वेट किया जाए, तो वो होता है फ्लो कंट्रोल। यानी फ्लो कंट्रोल अगर आता है तो ये लिखेंगे कि फ्लो कंट्रोल रिफर टू द सेट ऑफ अप्रोच यूज टू रिट्रीव द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फॉर, यानी जब एक्नॉलेजमेंट बिफोर पहले एक्नॉलेजमेंट के पहले जो क्या करता है, जो सेंडर डाटा का सेंड करना, वही फ्लो कंट्रोल कहलाता है। यानी फ्लो कंट्रोल रिफर टू द सेट ऑफ प्रोसीजर यूज टू रिट्रीव द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फ्रॉम एन एक्नॉलेजमेंट। यानी एक्नॉलेजमेंट के पहले जो सेंडर डेटा को सेंड करे उसी अमाउंट ऑफ डेटा को ही हम फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक। बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट द सेंडर्स सेंड द डाटा एंड रिट्रीव द अमाउंट ऑफ डाटा इज नोन एज फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है, कि बिफोर एक्नॉलेजमेंट जो सेंडर हमको डाटा सेंड करता है, ठीक, वही है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल और क्या बताता है उसको भी पढ़ते हैं। तो फ्लो कंट्रोल आपको यहाँ पर जो लिखा है डिफिनीशन, ये इसका मेन डिफिनीशन है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिए फ्लो कंट्रोल और क्या बताता है। तो फ्लो कंट्रोल इज द सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल द सेंडर हाउ मच डेटा इज कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट। यानी कितना डाटा ट्रांसमिट हुआ जब तक उसने वेट किया, ये आपको फ्लो कंट्रोल बताता है। यानी हाउ मच डाटा इज ट्रांसमिटेड, कितना डाटा ट्रांसमिट हुआ उसके पहले वेट करना, यही आपको फ्लो कंट्रोल बताता है। फ्लो ऑफ द डाटा मस्ट नॉट बी अलाउड टू ओवरवेल्म द रिसीवर। यानी जो फ्लो ऑफ डाटा है वो अलाउ नहीं करता ओवरवेल्म द रिसीवर को, ठीक। तो आपको फ्लो कंट्रोल समझ में आ गया होगा। ये जो की पॉइंट है आप ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एरर कंट्रोल की बारे में। तो एरर कंट्रोल क्या बताता है, तो एरर कंट्रोल इज द डाटा लिंक लेयर बेस्ड ऑन द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जो कि ARQ पर बेस्ड हो, वो है एरर कंट्रोल। विच इज रीट्रांसमिटेड, जो डाटा को रीट्रांसमिट करे, ये एक्नॉलेजमेंट का भी वेट नहीं करता बिफोर, कौन, एरर कंट्रोल। जैसे कि फ्लो कंट्रोल जो है वो बिफोर एक्नॉलेजमेंट में वेट करता था, बिफोर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट,
लेकिन ये नहीं ये करता है काम एरर कंट्रोल। ये किस पर बेस्ड है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, यानी ये डाटा को रीट्रांसमिट करता है। In a data link layer, the term error control refers to the primary to the method of error detection and retransmission, यानी ये retransmission पर बेस्ड होता है या error detection मेथड पर बेस्ड होता है। Error control is the data link layer is the often implemented using any time of the error is detected in an exchange simplify flame art retransmission। इसमें क्या होते हैं? रीट्रांसमिशन की बार बार बात हो रही है। रीट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो कि बेस्ड होता है, एरर कंट्रोल बेस्ड होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये बात हमेशा नोट कर लीजिएगा, या जिसमें हम डाटा को रीट्रांसमिट करते रहें, जब तक करते रहें जब तक वो सही ना हो जाए। ये है एरर कंट्रोल, यानी इसमें आपका ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का प्रोसेस होता है किसमें? एरर कंट्रोल में। अब हम बात करते हैं जैसे कि फ्लो कंट्रोल जो थे उसके क्या प्रोटोकॉल होते हैं। तो फ्लो कंट्रोल दो प्रकार में होते हैं, एक होता है नॉइजलेस चैनल, एक होता है नॉइजी चैनल। तो अगर हम नॉइजलेस चैनल की बात करें तो ये क्या होता है? सिंपलेस्ट और स्टॉप एंड वेट इसमें आते हैं फ्लो कंट्रोल में। वहीं नॉइजी चैनल की बात करें तो स्टॉप एंड वेट ARQ आते हैं, गो बैक एंड ARQ और सेलेक्टिव रिपीटर आते हैं किसमें? नॉइजी चैनल में। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक। तो आपको ये जो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं जैसे कि नॉइजलेस चैनल है, नॉइजी चैनल, जैसे कि एक होता है सिंपलेस्ट वाला, एक होता है स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा होता है नॉइजी चैनल में स्टॉप एंड वेट ARQ, और एक होता है गो बैक एंड ARQ, और ये सेलेक्टिव रिपीटर। यानी ये जो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये आप फ्लो कंट्रोल से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरर कंट्रोल टेक्निक कितने पार्ट में डिवाइड होती है। ये क्वेश्चन आता है, ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आता है ये, ठीक। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए एरर कंट्रोल टेक्निक किस पर बेस्ड होता है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट पे। यानी ये क्या बताता है? सच स्कीम वेनेवर रिसीव आस्क ट्रांसमिशन टू रीट्रांसमिट, यानी ये क्या करता है? आस्क करता है ट्रांसमिशन से जब तक वो रीट्रांसमिट करे। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो क्या करता है? रिवर्स कर देता है। यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या बता रहा है इसमें? वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यानी तब तक ये रीट्रांसमिट करेगा डाटा को जब तक उसमें एरर जो है वो सुधर ना जाए। अब एरर कंट्रोल जो है वो दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, एक होता है स्टॉप एंड वेट ARQ, एक होता है स्लाइडिंग विंडो ARQ। तो स्लाइडिंग विंडो में दो प्रकार होते हैं, एक होता है गो बैक एंड ARQ, एक होता है सेलेक्टिव रिपीटर। तो चलिए एक एक कर हम इसको बात करते हैं, ठीक। ये गो बैक है, गो बैक एंड ARQ, ये बैक है, ये के है बना, ठीक है, गो बैक एंड ARQ। तो हम बात करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ जो कि एरर कंट्रोल टेक्निक है। तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है? एक प्रकार का सिंपलेस्ट अमंग ऑल प्रोटोकॉल, ये एकदम सिंपलेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं? स्टॉप एंड वेट सेंडर ट्रांसमिट ए फ्रेम एंड वेट टिल द रिसीवर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। यानी इसमें सेंडर क्या करता है? सेंडर ट्रांसमिट करता है फ्रेम को और वेट करता है तब तक जब तक रिसीवर के पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए। यानी इस क्या करता है? वेट करता है एक्नॉलेजमेंट को। कौन? स्टॉप एंड वेट कंट्रोल। अगर ये दोनों आएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। अब इसमें एक डिसएडवांटेज हो जाता है स्टॉप एंड वेट ARQ में कि इसमें डिले ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका डायग्राम है, किसका? स्टॉप एंड वेट का ये आपका डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेम है, यहाँ पर यहाँ पर कुछ फ्रेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग डिले हो रहा है। डिसएडवांटेज है इसमें कि डिले होता है इसमें। इसको आप काट दीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक। यानी इसमें डिले होता है। यानी ये क्या करता है? पहले ट्रांसमिट करेगा डाटा को, फिर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की, पॉजिटिव या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट को। डिसएडवांटेज क्या है? डिले होता है। और ये डायग्राम बना देंगे ज़रूर से ज़रूर। अब गो बैक एंड ARQ क्या होता है? तो गो बैक मतलब ये क्या करता है? इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन देयर विल बी प्रोटोकॉल इन विच द मल्टीपल फ्रेम मस्ट बी ट्रांसमिट वाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। यानी जिसमें मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिट हों,
वेट करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, और यहाँ पर कोई भी डिले नहीं होता है। यानी ये गो बैक एन ARQ क्या है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को और डिले को, यानी इसमें कोई डिले नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रेम ट्रांसमिट हुआ, या फ्रेम 1 को फ्रेम 0 को फ्रेम 0 से, फ्रेम 1 को फ्रेम 1 से, फ्रेम 2 को फ्रेम 2 से, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्रेम हुए, यानी फ्रेम 3 जो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट हुआ, फ्रेम 4 एक डिस्कार्ड कर दिया गया, फ्रेम 5 भी डिस्कार्डेड कर दिया गया, और जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है उसको फ्रेम 5 पर ट्रांसमिट किया गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है। कौन सा? ये है गो बैक एन ARQ, यानी ये इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। ये डायग्राम आप जरूर से ज़रूर बनाएंगे अगर आएगा तो। ये आपका यही डायग्राम है किसका, गो बैक एन ARQ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है गो बैक में? तो गो बैक में डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैंडविड्थ का लॉस होता है। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ। सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्या है? तो सेलेक्टिव रिपीट ARQ की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बेटर होता है गो बैक और एन ARQ से। तो यहाँ पर हम रिट्रांसमिशन करते हैं डैमेज फ्रेम को केवल। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं, रिट्रांसमिट करते हैं डैमेज फ्रेम को, जो कि सेलेक्टिव रिपीट ARQ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जो कि बेटर होता है गो बैक एन ARQ और स्टॉप वेट ARQ से। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी बैंडविड्थ लॉस नहीं होता है, किसमें? सेलेक्टिव रिपीट ARQ में। ये बेस्ट होता है दोनों से, ये आप बात नोट करेंगे। तो आपका एरर कंट्रोल टेक्निक तो आपका ख़त्म हो गया, और ज़रूर से ज़रूर डायग्राम बनाना है, डायग्राम ही मेन होता है इसमें। हम बात करते हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, यानी HDLC क्या होता है। ठीक, तो HDLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ये क्या है? इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स मोड, ये फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है। इट इज़ द बिट ओरिएंटेड, ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है फॉर द कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक, यानी एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक पर। ठीक, तो हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल क्या है? जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक कमांड एक रिस्पॉन्स है। ठीक, वहीं मल्टी पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक कमांड होगी लेकिन 2 रिस्पॉन्स या 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट टू पॉइंट का डायग्राम है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल का। तो पॉइंट टू पॉइंट की बात करेगा तो एक कमांड और एक रिस्पॉन्स, वहीं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होंगे पॉइंट टू पॉइंट में। वहीं अगर हम मल्टी पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, एक प्राइमरी होगा और एक कमांड होगा, लेकिन रिसीवर में सेकेंडरी एक या एक से ज़्यादा होंगे और रिस्पॉन्स भी एक से ज़्यादा होगा। ठीक, अब उसकी हम देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये आपका ये जो डायग्राम था ये आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं मल्टी पॉइंट के लिंक में बात करें तो एक कमांड है और एक प्राइमरी है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है, 2 हैं, यानी दो भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और रिसीवर पे क्या है, 2 सेकेंडरी हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हाई डेंसिटी हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल जो होता है वो स्पेसिफाइड 2 टाइप्स ऑफ स्टेशन फॉर डाटा लिंक कंट्रोल। वो 2 प्रकार के स्टेशन यहाँ पर जो लिखे गए, जैसे कि प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन क्या होता है उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो प्राइमरी स्टेशन होता है वो क्या करता है, यूज फॉर कंट्रोलिंग स्टेशन ऑफ द लिंक, ये कंट्रोल करता है स्टेशन के लिंक को। वहीं जो सेकेंडरी स्टेशन होता है वो क्या करता है, द सेकेंडरी स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्टेशन। सेकेंडरी स्टेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है प्राइमरी स्टेशन से। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमांड एक रिस्पॉन्स है और यहाँ पर कंबाइनर लगा दिया गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिंक्रोनस बैलेंस मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्रेमिंग क्या होता है, तो फ्रेमिंग तो आपने अभी पढ़ा था कि क्या करते हैं हम, फिक्स साइड फ्रेमिंग और वेरिएबल साइज फ्रेमिंग 2 प्रकार से जो पढ़ा था। लेकिन फ्रेमिंग का असली मतलब ये, जैसे कि आई फ्रेम क्या काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग मतलब कि एक फ्रेम दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसके लिए हम फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आई फ्रेम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पक्का आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
जैसे कि आई फ्रेम, इंफॉर्मेशन फ्रेम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर यूज डेटा एंड इंटर इंफॉर्मेशन रिलेटिवली, यानी आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, जहाँ पर डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू यूजर डेटा, यानी जहाँ पर जो क्या होते हैं डाटा और कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होते हैं वो रिलेट करते हैं यूजर के डेटा से, तो वो है इंफॉर्मेशन फ्रेम या आई फ्रेम। वहीं सुपरवाइजरी फ्रेम क्या है, या जिसको एस फ्रेम बोलते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये करता है टू ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम सुपरवाइजरी फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका एस फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, वहीं यू फ्रेम क्या है, यू फ्रेम की बात करें तो एक प्रकार का रिजर्व फॉर सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि रिजर्व होता है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, वो होता है यू फ्रेम। ठीक, यानी जो पहले से ही रिजर्व है वो है यू फ्रेम। तो आपने 3 प्रकार की फ्रेमिंग पढ़ी अभी तक। आई फ्रेम, इंफॉर्मेशन फ्रेम क्या करता है, कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन का रिलेटिंग द यूजर डेटा, वो है आई फ्रेम। ठीक, वहीं सुपरवाइजरी फ्रेम क्या करता है, जिसको एस फ्रेम बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का। वही यू फ्रेम जो है वो क्या करता है, रिजर्व करता है सिस्टम के मैनेजमेंट को, जो कि पहले से ही रिजर्व है यू फ्रेम। अब हम आगे बढ़ते हैं। एरर क्या होता है, द डेटा आर ट्रांसमिट इन द नेटवर्क, जो डाटा ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क में, द डाटा इज करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, यानी एरर क्या है, जो डाटा पहले से ही करप्टेड है ट्रांसमिशन से पहले, उसी का नाम होता है एरर, यानी ट्रांसमिशन एरर, इसका कहीं कहीं नाम ये भी होता है। द रिलेटिवली कम्युनिकेशन एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर इम्प्लीमेंटली आइदर ऑन द डेटा लिंक लेयर और द ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल, यानी इसका इस्तेमाल हम डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में OSI मॉडल में इसको हम डिटेक्ट और करेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो पहला आता है बिट एरर। बिट एरर क्या है, जो कि सिंगल बिट एरर हो, उसी का नाम होता है बिट एरर। ठीक, जैसे कि सिंगल बिट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिट एरर और ब्रस्ट एरर में क्या डिफरेंस होता है। ब्रस्ट एरर मतलब जिसमें मोर देन 1 बिट क्या हो, जिसमें मोर देन 1 बिट में एरर हो, वो होता है ब्रस्ट एरर। ठीक, वहीं बिट एरर में सिंगल बिट का एरर होता है। तो इन ए सिंगल बिट एरर ओनली 1 बिट ऑफ डेटा आर चेंज, यहाँ पर एक बिट ही डेटा क्या है, चेंज है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं 00000010, और यहाँ पर हमने क्या दिखा कि यहाँ पर 0000, यहाँ पर एक बिट 0 जो है वो 1 में चेंज हो गया और 01, तो ये क्या है, सिंगल बिट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्स्ट एरर में मोर देन 1 बिट एरर होता है, जिसमें जैसे कि हमने सेंड किया 0100010010, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 01 में हो गया, फिर यहाँ पर 01 में हो गया, तो यानी यहाँ पर मोर देन 1 बिट एरर हो गया, तो क्या है, ब्रस्ट एरर है। तो टाइप्स ऑफ एरर 2 प्रकार के होते हैं, बिट एरर एंड ब्रस्ट एरर, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक की। तो देखिए एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन टेक्निक जो है वो रिडंडेंसी पर बेस्ड होता है। रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना, यानी इट इज़ यूज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट फॉर डिटेक्टिंग एरर एट द डेस्टिनेशन। जहाँ पर हम एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं वही होता है एरर, यानी एरर डिटेक्शन जो है वो रिडंडेंसी पर बेस्ड होता है। रिडंडेंसी मतलब जहाँ पर एक्स्ट्रा बिट को ऐड करता। ठीक, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी चेक आर यूज, जहाँ पर हम 3 तरह से रिडंडेंसी को चेक करते हैं। पहला है प्रायोरिटी चेक। प्रायोरिटी चेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लिस्ट एक्सपेंसिव मैकेनिज्म फॉर द एरर डिटेक्शन इज द प्रायोरिटी चेक। यानी प्रायोरिटी चेक मतलब द मोस्ट कॉमनली एक्सपेंसिव एरर डिटेक्शन का पहला लिस्ट एक्सपेंसिव मैकेनिज्म जो होता है वो प्रायोरिटी चेक होता है। द प्रायोरिटी चेक कैन बी सिंपल और 2 डायमेंशन, ये सिंपल या 2 डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल में आप समझ चुके होंगे, इवन एंड ऑड प्रायोरिटी की बात करेंगे। ठीक, यानी प्रायोरिटी चेक में हम क्या चेक करते हैं, इवन एंड ऑड प्रायोरिटी। अगर इवन होगा तो क्या करोगे, अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ 1 को, अगर ऑड है तो ऐड करेंगे 1 को, इवन में हम ऐड करते हैं 0 को। तो सिंपल प्रायोरिटी चेक क्या है, इन दिस टेक्निक रिडंडेंसी इज कॉल्ड प्रायोरिटी बिट एडेड टू द
एवरी डेटा अंटिल सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वन अंटिल बिकम इवन एंड ऑड। इसमें हम इवन एंड ऑड को चेक करते हैं पैरिटी चेक में, सिंपल पैरिटी चेक में। वहीं 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द ब्लॉक ऑफ बिट इज डिवाइडेड इनटू रो एंड ऑर्गेनाइज इन द टेबल ऑफ रो एंड कॉलम। यानी इसमें हम क्या करते हैं, ब्लॉक को बिट में डिवाइड करते हैं जो कि रो एंड कॉलम में डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 2 डायमेंशन पैरिटी चेक है। जैसे कि पैरिटी चेक आता है तो ये लिखेंगे, जैसे कि आपके पास ऑड नंबर है, ठीक, ऑड नंबर ऑफ 1 है। देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी ऑड, अगर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ 1 है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 ऑड पैरिटी में। आप ये बात हमेशा नोट कर लीजिए। जैसे कि इस एग्जांपल पे देख सकते हैं 1 2 3 है, ये टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो 3 है। तो यहाँ पर इसको, इसमें ये ऑड पैरिटी है तो इसको अगर आपको ये ऑड है तो अगर ये ऑड पैरिटी है तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये बिट है तो इसमें हम एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं इवन पैरिटी क्या होगा, इवन पैरिटी में हम 0 को ऐड करते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द कोड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी इवन। अगर टोटल नंबर ऑफ बिट जो है वो इवन है इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट तो वो क्या करेंगे, तो उसमें हम अगर नंबर ऑफ 1 जो है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन है तो उसमें हम ऐड करते हैं 0 इवन पैरिटी में। ये आप बात नोट कर लीजिए कि ऑड पैरिटी में हम 1 को ऐड करते हैं, वहीं इवन पैरिटी में हम 0 को ऐड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपका ख़त्म ही होने वाला है। चेकसम क्या होता है, चेकसम मतलब चेक प्लस सम, यानी सेंडर साइड में हम क्या करते हैं, सेंडर साइड में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं सम रिलेशन को चेक करना, ठीक। चेकसम को देखिए अगर आपको सेंडर साइड में करना है तो हम चेक करते हैं समीरेशन, ठीक, किसमें, सेंडर साइड में। वहीं रिसीवर साइड में हम चेक करते हैं चेकसम को वैलिडेशन, ठीक। तो चेकसम क्या है, अगर हम सेंडर साइड की बात करें, चेकसम जो सेंडर साइड में कैसे वर्क करता है, तो अगर सेंडर साइड में बात करते हैं कि चेकसम निकालिए तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मैसेज को के नंबर ऑफ ब्लॉक में विथ एन बिट इन ईच ब्लॉक, यानी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ द के डाटा ब्लॉक, फिर हम उस जो के डाटा ब्लॉक है उसका सम करेंगे। ऐड द कैरी टू द सम इफ़ एनी, अगर कोई कैरी होगी तो उसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट टू द सम, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर वो चेकसम के बराबर है फिर वही आपका चेकसम है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसको हमको सेंडर साइड, चेकसम मतलब जहाँ पर हम चेक करें फिर उसको हम सम कर दें, तो सेंडर साइड में क्या होता है, चेक सम, जहाँ पर चेक समरीरेशन हो सेंडर साइड में, और रिसीवर साइड में चेक सम वैलिडेशन हो, ठीक। तो अगर हम सेंडर साइड की बात करें तो जैसे कि एक एग्जांपल से आपको कराता हूँ, जैसे कि 10101010 एक आपका क्या है, एक कोड है। तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने इसको ओरिजिनल बिट को, जैसे कि के ऑर्डर का बिट है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी 4 4 ये दोनों है ना, तो इसको आधा आधे से तोड़ दिया गया। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर देखिए अगर यहाँ पर कोई कैरी आता है तो इस कैरी को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। फिर जब ऐड कर देंगे ये आ जाएगा। अब जो ऐड करने पर ये आ गया, फिर इसके बाद हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे कि 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1, 1 का 0 एंड 0 का 1, तो यही जो है यही आपका चेकसम आ गया। यानी ट्रांसमिशन साइड क्या हुआ, जैसे कि ओरिजिनल मैसेज था उसमें हमने चेकसम करके ये बना दिया। कैसे बनाया, यानी हमने इसको पहले तोड़ लिया 2 भागों में, फिर 2 भागों में तोड़कर इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब जब कैरी आ गया क्या किया, कैरी आया तो उसको यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। यानी जो स्टेप यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। फिर ट्रांसमिशन साइड में क्या होगा, मैसेज होगा, फिर उसके पास चेकसम होगा। ये चेकसम जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट से निकाला यही है। तो चेकसम आपको समझ में आ गया होगा। अब वही बात करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो होता है वो बेस्ड होता है बाइनरी डिवीजन
इन विच सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंसी, इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी जो है वो बेस्ड होता है बाइनरी डिवीजन पर, जो कि सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट को बताता है। सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंस बिट कॉल्ड CRC और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। रिमाइंडर इज अपेंडेड टू द एंड ऑफ डेटा, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और तब तक एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। ठीक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में जैसे कि इसका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और देखा गया जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में। अब हम बात करते हैं एरर करेक्शन टेक्निक की। ठीक, तो एरर करेक्शन टेक्निक क्या है? एरर करेक्शन टेक्निक 2 प्रकार के होते हैं। तो एरर करेक्शन कैन बी हैंडल इन द सेवरल वे, बहुत से वे से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, एरर को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? देयर आर 2 मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एरर करेक्शन। पहला होता है एरर करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन। पहला एरर करेक्शन क्या है? एरर करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन का क्या मतलब? व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड द सेंडर रीट्रांसमिट द इंटायर डाटा यूनिट, यानी जब कोई एरर होता है तो वहाँ पर जो सेंडर है वो डाटा को रीट्रांसमिट कर देता है, वो है एरर करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन। वहीं फॉरवर्ड एरर करेक्शन की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या है? ए रिसीवर यूज एन एरर करेक्शन कोड विच ऑटोमेटिकली करेक्ट सर्टेन एरर, यानी जो ऑटोमेटिकली क्या कर दे? सर्टेन एरर को करेक्ट कर दे, वो है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो 2 प्रकार की हमने करेक्शन मेथड के बारे में भी पढ़ लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन आपका हेमिंग कोड के बारे में भी पूछ देता है कि हेमिंग कोड क्या होता है। तो देखिए हेमिंग कोड क्या है? हेमिंग कोड कैन बी अप्लाई टू द डेटा यूनिट ऑफ एनी लेंथ एंड यूज द रिलेशन बिटवीन डेटा एंड रिडंडेंस बिट, यानी हेमिंग कोड जो है वो डेटा यूनिट ऑफ एनी किसी भी लेंथ पर अप्लाई किया जा सकता है। और ये क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन डेटा और रिडंडेंस बिट को हेमिंग कोड बताता है। प्रायोरिटी बिट इज ऑलवेज प्लेस एज 2 की पावर r वैल्यू, यानी जहाँ पर प्रायोरिटी वेट हमेशा 2 की पावर r वैल्यू पर प्लेस की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर 7 बिट हेमिंग कोड, जैसे कि 7 बिट का एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी वेट कहाँ पर होंगी? 2 की पावर r प्लेस पर, यानी 2 की पावर 0 पर एक होगा, 2 की पावर 1 पर होगा और 2 की पावर 2 पर होगा, यहाँ पर प्रायोरिटी बिट होंगी। और जितने बीच में हैं वहाँ पर हम D1 D2 D3 यानी क्या करेंगे? बिट को रखेंगे। अब टोटल लेंथ, अगर हमको लेंथ ऑफ कोड निकालना है पैरिटी बिट का, तो क्या होगा? डेटा बिट प्लस पैरिटी बिट, यानी n = m+k से निकलता है। और प्रायोरिटी बिट हमेशा 2 की पावर r के पोजीशन पर रहेगा। अगर हमको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एरर करेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हेमिंग कोड से d मिनिमम की वैल्यू होती है s+1। वहीं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एरर करेक्शन निकालना है, यानी अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है एरर डिटेक्शन का तो वो होता है s+1। वहीं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एरर करेक्टिंग निकालना है तो होता है d मिनिमम = 2t+1। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो गया, जहाँ पर हमने साइक्लिक रिडंडेंसी पढ़ा, प्रायोरिटी चेक क्या होता है, चेकसम क्या होता है, सब पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।